हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट 19 कर रहे हैं जो कि आपकी 17 तारीख की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 10th क्लास की है, साइंस की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम जो पिछली वर्कशीट में विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, उसी की ही आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, हमने ये पढ़ लिया था कि वी आई ग्राफ था। ओम ने एक नियम दिया था। उसने ये कहा था कि V इज डायरेक्टली समानुपाती है I के, और उस समानुपाती को हटाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था बेटा? सबको याद होगा, हमने R का प्रयोग किया था। V इज इक्वल टू आई आर हमारा फार्मूला निकल गया था। वैसे V समानुपाती है I के। इस समानुपाती निशान को हटाने के लिए हमने कहा V बराबर है I और R किसका? इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग किया गया। तो ये फॉर्मूला दिया था ओम ने, ये हम सबको याद है। अब हम आगे चलते हैं, इसी R के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध वो है जो किसी चालक में से करंट जब बह रहा होता है, विद्युत धारा जब बह रही होती है, तो उसको रोक लेता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, हर एक चालक इसका मतलब अलग अलग तरह से रोकता होगा बेटा, है ना। करंट को अपने में से बहने के लिए हर वस्तु अलग हिसाब से रोकती है। आपको अगर फ्रिज में करंट आ रहा होता है आपके, तो मम्मी क्या कहती है? नीचे रबड़ का एक मैट बिछा लेते हैं, फिर ना करंट का काम करते हैं। या जब बिजली वाला घर पे आता है, इलेक्ट्रिशियन, तब वो काम कर रहा होता है तो क्या करता है? रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने पहन लेता है और फिर काम करता है। इसका मतलब रबड़ अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देती या बहुत कम बहने देती है, ये कह सकते हैं ना। इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। तो वही प्रतिरोध हम बात कर रहे हैं। प्रतिरोध मतलब किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह उस पदार्थ से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पहली लाइन में लिखा है, सबको दिखाई दे रहा होगा ये, राइट। अब आगे चलते हैं। ओम का नियम, ओम ने नियम दिया, V और I का ग्राफ बनाया और उसने कहा V इज इक्वल टू आई आर। ये हमने देख लिया, मान लिया हमारे पास एक तार है। तार को हमने ऐसे बनाया बेटा, ये जो फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक तार है। तार के अंदर जो ये गोल वाला सेक्शन होता है, ये क्या होता है बेटा? ये इसका एरिया है। ये हम सब ने मैथ में पढ़ा है। ये क्या होता है? इसका एरिया होता है ना। एरिया ये इसका सबको पता है, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं। और ये कैसी है? इसकी काट की क्षेत्रफल है, इसीलिए अनुप्रस्थ, मतलब ऐसे सीधा काट दिया उसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये याद हो गया सबको। ये क्या होगी? ये इस तार की लंबाई हो गई। अब इसके अंदर कितनी प्रतिरोधकता है? मतलब रो, उसको क्या बोलते हैं? रो। ये जो साइन है, ये जो अलग सा साइन आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके, ये है आपका रो। ठीक, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वो है किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, मोटा है, पतला है, आकृति कैसी है, टेढ़ा मेढ़ा तार है, सीधा तार है, या कोई गोल चीज़ है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब किस चीज़ का बना हुआ है। चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इसको याद करेंगे। किसी भी चालक का प्रतिरोध, हम चालक मतलब कुछ भी ले सकते हैं, हम धातु भी ले सकते हैं, हम मिश्र धातु भी ले सकते हैं। हम ये पता करने के लिए कि करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, हम रबड़ को भी ले सकते हैं। ठीक, तो चालक वो जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, इसलिए हम रबड़ को माइनस कर देते हैं कि रबड़ तो करंट को पास ही नहीं कर रही, तो हमने रबड़ को हटा देते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास चालक वो जो करंट को जाने दे अपने अंदर से, सिंपल सी बात। तो वो किस किस चीज़ पे निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी चालक की लंबाई पर, कितना लंबा तार है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था,
उस क्षेत्रफल पर, यहाँ पर निर्भर करेगी। ठीक, कितना मोटा तार है मतलब, और उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, वो तार किस चीज की बनी हुई है। तो मेन तो ये 3 चीजें हैं। चौथी चीज एक और है, वो है तापमान। पदार्थ का तापमान कितना है। पहली बात, चालक की लंबाई। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। मतलब अगर R बढ़ेगी तो L भी बढ़ेगा। लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका क्या, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात ये है। छोटी तार में प्रतिरोध कम है, आराम से करंट का लगाया और दूसरी साइड उतना ही करंट तभी मिल गया, कुछ सेकंड भी नहीं लगे। जितनी लंबी तार होगी उतना ही प्रतिरोध भी अधिक हो जाएगा। सिंपल बात। सब बच्चों को समझ आ गई है। चलिए, तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है L के। अब आएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने बताया था अभी आपको कि ये अगर तार है तो ये जो है ये क्षेत्रफल है। तो जितना अधिक क्षेत्रफल होगा बेटा उतना ही उसके अंदर से जाने वाला करंट अधिक जाएगा। ठीक, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। जितना अधिक होगा, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही कम करंट जाएगा। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक करंट जाएगा। मतलब यहाँ अगर ये 2 तारियां मान लो मेरे पास, एक तार ये है और एक तार इससे भी मोटी है ये। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। जिसका ज्यादा क्षेत्रफल है इसका मतलब है इसकी प्रतिरोधकता कम होगी। जिसका कम क्षेत्रफल है उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा हो गई। अब समझ आ गया सबको। चलिए, मोटी तार का प्रतिरोध पतली तार की अपेक्षा कम होता है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं। चालक के पदार्थ की प्रकृति। प्रतिरोध का, विद्युत रोधी का प्रतिरोध चालक की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो विद्युत रोधी होते हैं, जैसे कि रबड़ की बात करेंगे और एक बात करें हम कॉपर की तार की, तो किसका आपको लगता है प्रतिरोध अधिक होगा। रबड़ का अधिक होगा। वो क्या है, विद्युत रोधी, तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगली बात है तापमान पर। जितना अधिक तापमान होगा तो प्रतिरोध भी अधिक हो जाएगा। ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है। तंतु क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, सारे बच्चों को पता ही। तो तंतु क्या होता है, बल्ब है। बल्ब के अंदर ऐसे करके तंतु लगा होता है ना, ये होता है तंतु आपका। आ रही है बात समझ। इस तंतु, ये जो है ये तंतु है आपका। तो तंतु के अंदर अगर ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है। जैसे ये गर्म हो जाता है तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अधिक प्रतिरोध होगा तो करंट को अपने से जाने नहीं देगा, वहीं रोक लेगा। और क्या करेगा, उसका तापमान बढ़ता जाएगा। इसलिए बल्ब चमकता है। क्यों, क्योंकि उसका जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है चालक करंट को अपने से जाने दे रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रतिरोधकता क्षमता बहुत अधिक है, इसीलिए तंतु गर्म हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो देखो जरा। पहले से निकला था R समानुपाती है L के, दूसरा R व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। मतलब R बढ़ा तो A घटा, R घटा तो A बढ़ा, 1/, में ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो। जब उल्टी चीजें होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, R तो L के तो समानुपाती है, लेकिन R जो है A के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बटे में लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, इसका क्या मतलब हुआ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है L/A के।
ये भी आ गया सबको समझ? वेरी गुड। अब मैं हटाऊं समानुपाती का निशान? हाँ बिल्कुल, बराबर का निशान लगाते हैं जैसे पहले लगाया था। और बराबर का निशान लगाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करेंगे जिसे रो कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, L/A, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। अब जरा सोचो इसका मात्रक क्या होना चाहिए बेटा, बताओ कौन बता सकता है? सोचा आपने? हाँ बिल्कुल, क्या बन सकता है इसका? R किसका बना है? इस प्रतिरोधकता का बनाते हैं। इसको अगर हम R को ओम से लिखते हैं और रो का हमें नहीं पता क्या बनेगा, रो को अकेला छोड़ देते हैं। रो का अभी मात्रक हमें बनाना है और लंबाई को हमने मीटर में और एरिया को हमने, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बनाया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया उल्टी साइड और मीटर नीचे चला गया, कट गया। तो हमारे पास रो का मात्रक बन गया क्या? ओम मीटर। वेरी गुड, बस यही इसमें लिखा हुआ है। अतः R समानुपाती है L के, R समानुपाती है L1/A के, R समानुपाती हो गई L/A के और R बराबर रो L/A, जिसे रो क्या है? वो पदार्थ की प्रतिरोधकता है। अब आता है धातुओं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने? जल्दी से करो। कैसे करोगे? वीडियो को जहाँ से आपने ओपन किया है वहाँ नीचे एक लाइक का बटन आ रहा है, एक अनलाइक का बटन आ रहा है, एक शेयर का आ रहा है ना, एरो बनकर, और एक उसके साथ लाल रंग का बटन दिख रहा है, वो क्या है? सब्सक्राइब का बटन। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर एक घंटी का निशान आएगा बेल बना हुआ, उसको दबा दो, अपने आप आपके पास टाइम से वीडियो पहुंच जाएगी। वर्कशीट जब करोगे अपना नाम ज़रूर ऊपर लिखा करो और वर्कशीट का नंबर ज़रूर लिखो। कॉपी में सभी बच्चों को ये वर्कशीट करनी है। चलिए क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा ये पोर्शन रह गया, ये और कर लेते हैं। धातुओं और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? धातु की और मिश्र धातु की। इसका मतलब अधातुओं की ज़्यादा होती होगी। हाँ, ज़्यादा होती है उनकी प्रतिरोधकता, वो करंट को पास नहीं करने देते। इसीलिए हम किसकी नहीं बनाते? प्लास्टिक की कोई तार नहीं बनाते। हम तो तार के ऊपर, जिसके अंदर से कॉपर की, घर में तांबे की तारें लगी हुई हैं, उनके ऊपर से प्लास्टिक लगा रखी है, क्योंकि वो करंट को बाहर ही ना निकलने दे, है ना। चलिए, और इनकी प्रतिरोधकता कितनी कम होती है? 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत कम। मतलब 1 के नीचे 8 जीरो, सोचो। और वहां से लेकर कम से कम तो इतनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻6 तक हो सकती है। ठीक, चलिए अब टंगस्टन। टंगस्टन मैंने बताया आपको तंतु है। तंतु, जो बल्ब का तंतु है वो इसी का बना होता है बेटा, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लो। 1 नंबर के क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक्स में जरूर पूछ लिया जाता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो वो है टंगस्टन का। घर की तारें किसकी बनी होती हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम की, ये भी पूछ लिया जाता है। अब ये कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती है बेटा? क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक, अगला है प्रतिरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोधी पदार्थ है जैसे कि प्लास्टिक, रबर, इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻12, 10⁻12, कितनी सारी जीरो हो गई, ऊपर ही, नीचे नहीं है ये, ऊपर ही 0 0 0, 12 जीरो, कितनी सारी हो गई। वहां से लेकर 10⁻17 तक भी पहुंच सकती है, इतनी ज्यादा ओम मीटर तक होती है, जैसे कि रबड़ और कांच। चलिए मिश्र धातु, कई धातुओं का मिश्रण होता होगा, है ना। देखिए आपने मिश्र धातु, मैंने पहले भी बताया था आपको, वाई और आई, वी और आई के बीच में ग्राफ बना था, ओम ने बनाया था, यूज किया था नाइक्रोम का तार। वो नाइक्रोम एक मिश्र धातु थी, उसके अंदर कई सारी धातुओं का मिश्रण था, बेसिकली निकल और क्रोमियम तो थे। अच्छा, कहाँ देखा मैम? घर में देखा है हमने ये? हाँ देखा है। कभी प्रेस खराब हो जाए, उसके अंदर नीचे एलिमेंट लगा होता है एक चमकीला सा, वो एलिमेंट भी नाइक्रोम की तार का ही बना होता है। कभी आसपास इलेक्ट्रिशियन की शॉप हो
तो उससे मांग के देखना बेटा, एक बार मुझे प्रेस का एलिमेंट दिखा दो कैसा लगा होता है। इसके अलावा एक मतलब बिल्कुल प्योर तो नहीं होता, लेकिन घर में जो लोहे का जूना होता है बेटा, वो जो है जो प्लास्टिक का होता है, मतलब बहुत पतला प्लास्टिक का नहीं, दूसरा स्टील वाला जो जूना होता है ना, एक तो स्टील का आता है, एक और अच्छी क्वालिटी का आता है, वो उसके अंदर नाइक्रोम मिक्स होता है। ठीक, चलो ये वैसे प्रेस के अंदर आप आराम से देख सकते हो, प्रेस के अंदर जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम की तार का ही बना होता है। इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं, गीज़र में यूज़ होता है। गीज़र के अंदर की एक परत बनी हुई होती है, वो भी नाइक्रोम की तारों की ही बनी होती है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। निकल गुड कंडक्टर है, क्रोमियम गुड कंडक्टर है ना, लेकिन इन दोनों को मिला दे तो जो नया मिश्र धातु बना उसके अंदर प्रतिरोधकता और बढ़ गई, दोनों की थी उसमें और ज़्यादा आ गई, लेकिन धीरे धीरे। ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत इस्त्री में होता है। ये मैंने इसके पीछे का आपको लॉजिक बता दिया कि करंट को ये जाने नहीं देते पूरे, और जब जाएगा नहीं पूरा करंट तो धीरे 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 क्या होगा, जहाँ पर वो होगा वहाँ पर तापमान बढ़ाना शुरू कर देगा। इसीलिए इसका प्रयोग किया गया विद्युत इस्त्री में और गीजर में। चलिए अब प्रतिरोधकता मतलब रो की बात कर रहे हैं, हमने नया साइन सीखा था अभी, रो, अब उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये रो क्या है, यह संख्यात्मक रूप से इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। मेन आपको याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है, वो निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ। यह पदार्थ की लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करती, परंतु पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है किसका ज़्यादा है और किसका कम है, देख लो। सिल्वर की प्रतिरोधकता 1.6 है, 1 है मतलब एक तरह से, और 10 की पावर -8 बहुत कम हो गई। टंगस्टन की थोड़ी ज़्यादा है और ये 5.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। कांच की 10 की पावर 10 मतलब बहुत ज़्यादा है, से लेकर 10 की पावर 14 मीटर ओम तक हो सकती है। इसीलिए रो किसकी ज़्यादा होगी, प्रतिरोधी की। फिर मिश्र धातु की और चालक की। चलो एक क्वेश्चन ये भी देंगे जरूर भाई, पेपर में टेस्ट बनेगा। अब आपका हो सकता है ऑनलाइन ही टेस्ट हो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछेंगे। 3 चीज़ें आपको दे देंगे, विद्युत रोधी, मिश्र धातु और चालक। अब इनमें से बताइए कि किसकी प्रतिरोधकता के हिसाब से इनको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाओ। अब ये घटते क्रम में लगा हुआ है, पहले विद्युत रोधी की सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता, फिर मिश्र धातु की, फिर चालक की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कर लिया ना चैनल सब्सक्राइब। चलो, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल सही, 4 कारक आपने बोले थे ना अभी, वही चारों कारक आपको इसमें लिखने हैं। ठीक, मतलब चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक का तापमान। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एक तार है बेटा जिसकी लंबाई L है और इसका प्रतिरोध R है, तो खींचने पर, अब इस तार को पकड़ के खींच दिया, मतलब उसकी लंबाई तो गई बढ़ और उसका क्षेत्रफल हो गया पहले से कम। अब उसके अनुप्रास्थ काट की त्रिज्या रह गई आधी। ठीक है, अब ये कह रहा है खींची गई तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। चलिए अब इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया था सबको। चालक की लंबाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती L के, चालक की अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल R समानुपाती है 1/A के, चालक के पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है। अब दूसरा क्वेश्चन, पहले लंबाई L मान लो L1 थी, ठीक, पहले प्रतिरोध R मतलब R1 था हमने मान लिया, पहले क्षेत्रफल उसका A1 था। ठीक, क्षेत्रफल हमें पता है πr² के बराबर होता है, तो πr1 की घात 2 लिख ली। इसके हिसाब से जो हमारे पास R1 आया वो क्या आया, ये वाला R1 बराबर रो L1/L2। क्लियर। अब पकड़ ली और तार को दिया खींच। अब खींचने के बाद क्या हुआ, तार की लंबाई तो बढ़ गई और त्रिज्या
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गई आधी, है ना। उसने कहा है ना त्रिज्या हो गई आधी, लंबाई कितनी बढ़ी ये भी नहीं पता हमें, बस खींच दिया तार बढ़ गया, लंबा हो गया, लेकिन त्रिज्या उसकी घट गई। तार पहले जितना था बेटा, जितने ग्राम का उतने ही ग्राम का रहेगा ना, तार को नहीं बढ़ाया हमने, इसका मतलब आयतन जो था तार का जितना पहले था उतना ही अभी है। ठीक, लंबाई हमें नहीं पता कितनी बढ़ा दी, त्रिज्या हमें पता है कि उसकी आधी कर दी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 की जगह मैं R1 का आधा कर सकती हूँ। इसका मतलब हमारे पास प्रश्न के अनुसार A2 बराबर आ गया पाई R1 की 2/4। मैंने होल स्क्वायर को खोला है बेटा, क्लियर हो गया। और ये ऊपर ऊपर वाला किसके बराबर था? हाँ जी बिल्कुल, ऊपर ऊपर वाला A1 के बराबर था, वही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि तार एक ही था इसीलिए उसका आयतन बराबर रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो एक लाइन भी, पहले जितना था उतना ही रहेगा। पेन काम नहीं कर रहा लगता है, आप लोग लिख लेना, पहले जितना आयतन था उतना ही रहेगा। वेरी गुड, चलिए अब ले आइए फिर L1, आयतन पता है ना, लंबाई गुना क्षेत्रफल, तो वही ले लिया हमने। L1 A1 बराबर L2 A2 के, और L2 हमें नहीं पता, L1 की भी वैल्यू तो हमें नहीं पता। ठीक, इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, A1 अपॉन 4। ठीक, अब L1 A1 बराबर L2 A1 अपॉन 4, A1 से A1 कट गया और L2 इसका मतलब आ गया 4 गुना हो गया L1 का, इतनी लंबाई बढ़ा दी थी। क्लियर, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। R2 किसके बराबर है, रो L2 अपॉन A2, फॉर्मूले के हिसाब से रो को छोड़ दिया, L2 की जगह मैंने L1 लिया, क्योंकि पहले वाले ही तार का हमें बताना है कि कितना उसका बढ़ गया, तो हमारे पास आ गया 4L1 A1 अपॉन 4। अब 4 नीचे है ना, 2 आपके पास, हमारे पास ये आ गई ना, 2 है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और ये बन गया 4 गुना 4 16, और ये आपके पास आ गया R1 के बराबर। इसका मतलब पहले के प्रतिरोधकता से अब प्रतिरोध कितना अधिक हो गया, पहले की प्रतिरोध से अब प्रतिरोध 16 गुना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तार की, हाँ, तार का क्षेत्रफल घट गया। वेरी गुड, और उसने कहा था अगर क्षेत्रफल घटा तो प्रतिरोधक, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ गई। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पहले देख लें। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, कॉपर को विद्युत संचरण के तारों में क्यों प्रयोग करते हैं? हाँ, कितने बच्चे सही हो गए आप लोग, तो बिल्कुल सबने आंसर दे दिया है एकदम से। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, या अपने में से अधिक विद्युत को गुजरने देता है, इसीलिए कॉपर का प्रयोग विद्युत संचरण के तारों में किया जाता है। वेरी गुड, विद्युत संचरण के तारों का प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत, हाँ, संचरण के तारों का प्रतिरोध क्या होता है, तो यही है, मतलब इसका परिसर पूछा हुआ है बेटा। परिसर का आंसर यहाँ से दोगे, 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? हाँ जल्दी बताइए। तो विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु की इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण तापन प्रभाव आता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन दोबारा से आंसर से एक बार। ठीक, तो ये इसका सेकंड थर्ड का आंसर देख लीजिए।
कॉपर धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, इसीलिए अधिक विद्युत धारा को गुजरने देता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग तारों में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन था, विद्युत संचरण तारों का प्रतिरोध बहुत कम 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर तक होता है। पांचवा क्वेश्चन था, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण विद्युत का संचरण कम होता है और वह तापन प्रभाव देने लगते हैं। इसीलिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किस में होता है बेटा? हाँ, तापन स्त्री, विद्युत इस्त्री में, गीजर में इसका प्रयोग होता है। यहाँ लिख सकते हो इसकी प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 17 ओम मीटर तक होती है। अभी भी अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, ठीक है? मैं आपके हर एक कमेंट्स, हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, राइट? मैं एक बार आपको जूम करके आंसर दिखा रही हूँ। बेटा एक आई बटन आता है वीडियो में, उस आई बटन को भी क्लिक किया करो। उसके अंदर आपको जो भी बेस्ट अच्छे लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं सब भेजती हूँ, आई लिंक्स, ठीक है?